तो बच्चों, वेलकम टू स्कूलिफाई एकेडमी। और आज हम आपके सामने आ चुके हैं एक नया वीडियो लेके, जो कि होने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि आपकी ज्योग्राफी की बुक का पहला ही चैप्टर है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो मैं इस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन आंसर्स लेके आया हूँ, जो इस वीडियो के अंदर हैं, वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इसके अलावा आपके चैप्टर में से एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं बनता है। ठीक है? तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और आपको ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। किसी भी पर्सपेक्टिव से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने प्री बोर्ड के लिए देख रहे हैं, बोर्ड के लिए देख रहे हैं, तो आपको बस एक वीडियो देखना है और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है? तो आइए बात कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो मैंने डाल रखा है, मैंने जो क्वेश्चन डाला है उसी के साथ में इसका आंसर भी अटैच कर दिया है, ताकि आप फटाफट पढ़ें और आगे बढ़ते चले जाएं। पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बुक में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर मैंने यहाँ डाल रखा है, ओवर इरीगेशन, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड लेवल काफ़ी अच्छा है, तो लोग यहाँ पे ग्राउंड लेवल का यूज़ करके ओवर इरीगेशन कर लेते हैं, उससे ये लैंड डिग्रेडेशन का एक मामला बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द soil regular soil and the ideal for growing cotton। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि विच सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल ही बने, विच ऑफ द फॉलोइंग भी एक लैंग्वेज का टाइप हो सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है? वो बेसिकली अल्टीमेटली आपसे पूछना रेगुलर सॉइल ही चाह रहा है। इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा ब्लैक सॉइल। ठीक है? ये आपने पढ़ा होगा अपने एनसीईआरटी में कि ये गुजरात वाले रीजन्स में होता है। इसमें जो ग्राउंड नट्स की जो खेती होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। कोकोनट कॉटन की जो खेती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है? और तीसरा जो क्वेश्चन होने वाला है, इन जून 1992 वेयर डिड द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट टेक प्लेस टू एड्रेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसका आंसर आपको याद रखना है। ये जो आंसर होने वाला है वो है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था ये समिट। ठीक है? और आगे जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड टू चेक सोइल इरोजन इन द डेजर्ट एरियाज। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें हम डेजर्ट एरिया में सोइल इरोजन का पता कर सकते हैं? वो होगा सेल्टर बेड्स। इसमें बेसिकली आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि जितना सेल्टर बेड के पीछे मिट्टी चली जाती है, उतना ही हमें पता चलता है कि इतना सोइल इरोजन हो चुका है डेजर्ट में। और ये एक सोइल इरोजन मापने का एक तरीका है। ठीक है? फिफ्थ जो क्वेश्चन है, देर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, हु वॉइस्ड द कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है? ये जो स्टेटमेंट है ये किस महापुरुष द्वारा दिया गया है, इसको आपको वेरीफाई करना है और आपको आंसर लिखना है। ठीक है? अपने पेपर में। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आप उसको टिक करना है आपके एग्जाम में और आगे बढ़ जाना है। फिर जो स्टार्ट होगा वो हो गए आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, क्योंकि वो ऐसे ही टॉपिक से बनते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है? तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें डाल रखे हैं, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। मैं बेसिकली आपको पूरा आंसर जो है पढ़ के नहीं सुनाने वाला, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी अपनी बुक में पढ़ लिया होगा चैप्टर की रीडिंग के टाइम पे। तो मैं आपको बेसिकली मोटा मोटा यहाँ पे बताऊंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिसमें अपनी डिमांड भी पूरी हो जाए, अपनी नीड्स भी पूरी हो जाए, और फ्यूचर जनरेशन का जो रिसोर्सेज का जो स्टोर है वो भी खतरे में ना आए। उसे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं बेसिकली, कि हम इसके अंदर ग्रीडी नहीं होते, और हम अगली वाली जनरेशन जो आने वाली है उसका भी हम ख्याल करते हैं और उसके लिए भी रिसोर्सेज बचा के रखते हैं। यही मैंने इसमें डाला है। और यहाँ से मैंने जो डाला है वो डाल रखा है यहाँ पे, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर अब सारा रिसोर्सेज अभी इसी जनरेशन में यूज कर लेंगे तो आने वाली जनरेशन को रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे और बहुत ज़्यादा क्योश होगा। ठीक है? तो ये मैंने आंसर यहाँ पे क्लिक करके बता दिया आपको, यही इसका आंसर होने वाला है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंडा 21 अडोप्ट एट द रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। जैसे मैंने ऊपर बताया था जो ब्राज़ील में हुआ था, ये उसी की बात कर रहा है। तो बेसिकली आपको पहले तो एक जो यहाँ पे डेफिनेशन है, आई मीन जो फुल फॉर्म है वो आपको याद कर लेनी है। बेसिकली ये एमसीक्यूज में आ जाती है,
तो कभी आप ये ना बोलो कि आपने जो एमसीक्यू बताए थे उससे बाहर कुछ आ गया। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ये 21 का मतलब है 21 सेंचुरी की बात हुई थी उस टाइम पे। तो आइए आगे बात कर लेते हैं। इसके अंदर बेसिकली बात हुआ था कि सभी कंट्रीज़ को एक मैप तैयार करना है अपनी अपनी कंट्री के कार्बन एमिशन के लिए, और इसी के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा कार्बन एमिशन ना करें, और हमें जो अर्थ का जो नेचर है उसे हेल्दी नेचर बनाना है। और ये कॉमन म्यूचुअल मीटिंग हुई थी जिसके अंदर सारे देशों ने हिस्सा लिया था और बात की थी पोल्यूशन के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, और जो भी खतरे अपने अर्थ पे दिखते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, उनके बारे में बात की गई थी और सभी ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली थी उस टाइम पे। तो आप और एजेंडा 21 मैं यहाँ से एक्सप्लेन करने से ज़्यादा बेटर है मैं आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं उसे, क्योंकि ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बनाई है, तो मैं यहाँ ज़्यादा लंबा चौड़ा इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो आप उसे एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। Describe the factor contributing to land degradation in India and name the state affected. ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो कि लैंड डिग्रेडेशन से अफेक्ट हुए हैं, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ है। जैसे फैक्टर्स जो हम बेसिकली आप अपने एग्जांपल्स में डाल सकते हैं वो है ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वायरिंग हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट टू लैंड डिग्रेडेशंस। ये जो मेन एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये आप याद कर सकते हैं। और जैसे कि मैं एक छोटी-सी आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा, कि आप कभी भी अगर आप अपना आंसर लिखें, तो आंसर आप बहुत ही अच्छे वे में लिखें। जैसे कि कुछ बच्चे लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैंने यहाँ जैसे फॉर इंस्टेंस लिखा है, तो ये आपका जो एक वर्ड है, एक सिंगल वर्ड ही आपके एग्ज़ामिनर जो आपकी नोटबुक्स चेक करेगा, आपकी कॉपी चेक करेगा एग्ज़ाम शीट की, उस पे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट डालता है। तो आप इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। और इसमें जो सेकंड क्वेश्चन था अपना, नेम द स्टेट्स व्हिच आर अफेक्टेड, तो इसमें जो अफेक्टेड हुए थे वो स्टेट्स के नाम डालने हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और ओवर इरिगेशन से जो सेलेनिटी में हुई है उससे पंजाब अफेक्टेड हुआ, हरियाणा अफेक्टेड हुआ, और एडिशनल सम पार्ट्स भी है। आप अपनी तरफ से भी कुछ एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ जो लिखे हैं वही आप काउंटर करें, ठीक है। और अगला जो अपना टॉपिक है वो होंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। यहाँ से जो आपके 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ हम कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, ये जो आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चंस बनते हैं ना, इसमें 5 से 8 लाइन के बीच में आप आंसर लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा लिखोगे तो ओवर राइटिंग में काउंट हो जाएगा, इससे कम लिखोगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस हो जाते हैं। ये मैं कुछ-कुछ बोनस टिप्स हैं जो मैं अपने छोटे भाई-बहनों को देता रहता हूँ, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव टिप्स हैं। कुछ बच्चों को नहीं पता होती हैं, वो लिख देते हैं बोर्ड में, ताकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएँगे। ऐसा मतलब कि कुछ होता नहीं है, कंटेंट मैटर करता है, ठीक है? तो आइए आगे बात कर लेते हैं। लॉन्ग टाइप आंसर्स में बेसिकली 10 लाइन के आसपास आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। मैं आपको मोटा मोटा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये 3 स्टेजेस कौन कौन सी काउंट कर रहा है। पहला जो होगा आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको एक सर्वे करना है, मैप बनाना है कि अपने पास कितनी क्वांटिटी है, कैसी क्वालिटी है रिसोर्सेज की, ताकि उसके बेसिस पे आप आगे प्लान डेवलप कर सकें कि कितने लोगों को कितना रिसोर्स देना है, ताकि एक अच्छा नंबर डिवाइड कर सकें लोगों के बीच में। ऐसे अनइवन पैटर्न ना बने कि किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। ये इसमें डाल रखा है। आगे हम बात करेंगे जैसे प्लानिंग, जैसे पहले अपन रिसर्च करेंगे, सर्वे करेंगे भाई कितने रिसोर्सेज हैं, फिर अपन प्लानिंग करेंगे कि अपने जो टेक्नोलॉजी है, स्किल्स हैं, और उन सभी को अपने को कितना रिसोर्सेज डेवलप कर पाए हैं, कितना रिसोर्सेज अपने पास है, और इसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे लोगों के बीच में। और ध्यान रखेंगे कि ये जो रिसोर्सेज डिवाइड कर रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर आते हों, किसी भी आगे वाली फ्यूचर जनरेशन को हम हार्म नहीं करेंगे इन जो डेवलपमेंट्स होंगे, और ये जो रिसोर्सेज डिवाइड होंगे उसके बीच में, ठीक है। और आखिरी में हम चेक करेंगे कि हमने जो प्लान बनाया था और हमने जो रिसोर्सेज डिवाइड किए, क्या वो मैच तो कर रहे हैं, क्या वो बैलेंस तो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है हमने जितना प्लान बनाया था उससे ज़्यादा दे दिया हो या उससे कम दे दिया हो, तो वो सब भी हम इंश्योर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हो, पर ये आपकी जो और वाला ऑप्शंस होता है उसमें आ सकता है। पर ये जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये इस चैप्टर का सुपर डुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम में
आएगा ही आएगा, ऐसे मुझे गट फीलिंग आ रहा है। और बेसिकली ये हर बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ आपको। तो इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है आपको। व्हाट इज सोइल इरोजन? डिस्क्राइब द वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड फॉर सोइल कंजर्वेशन। सोइल इरोजन क्या होता है और उसे बचाने के लिए, सोइल जो कंजर्वेशन करने के लिए हमने कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट किए हैं, कौन कौन से तरीके हमने अडॉप्ट किए हैं। सोइल इरोजन इज ए डेनुडेशन ऑफ सोइल कवर एंड सब्सिक्वेंसेड वॉशिंग डाउन, ऑफ्टन क्यूज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन। जैसे कि मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, एक बेसिक सा इंट्रो इसके बारे में दे दूं, बाकी आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं और यहाँ भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। लाइक डिफोरेस्टेशन, नेचुरल फोर्सेज और विंड और वाटर की वजह से सोइल इरोजन होता है, ज़मीन का कटाव होता है, मिट्टी का कटाव होता है और मिट्टी का रिसाव भी हम जिसे बोलते हैं, वो होता है। इसके लिए हमने क्या क्या अलग अलग तरीके किए हैं, कि हमने बहुत सारी अलग अलग जो फार्मिंग टेक्निक है वो हमने अपनाई है। कहीं जगह पे हमने शेल्टर बेल्ट्स, जो कि आपने थोड़ी देर पहले डेजर्ट वाले एरिया में पढ़ा था अपने ऊपर, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं और कैसे हम उसे मेजर करते हैं सोइल इरोजन, वो भी हम यूज़ करते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग भी हम यूज़ करते हैं, जो कि लार्ज फील्ड्स के लिए होती हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बेसिकली लार्ज फील्ड को बांट देते हैं, फिर उसमें अलग अलग खेती करते हैं, वो भी एक तरीका होता है। और टेरेस कल्टीवेशन होती है, वो भी जो कि सेंट्रल वेस्टर्न हिमालयज वगैरह में रीजन्स में की जाती हैं। ये सारे जो तरीके होते हैं वो सोइल इरोजन को रोकने के लिए किए जाते हैं, मेजर्स उनको काउंटर करने के लिए किया जाता है सोइल इरोजन को। और यही हमारा जो छोटा सा एक आंसर था वो था। और आप इसके अंदर आपको जो ऐड करना हो वो ऐड कर सकते हैं, बल्कि आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं जो आंसर्स लेके आऊँ वो लेंथी ना हो, बस कंटेंट बेस्ड हो, इसलिए मैंने ये काफ़ी छोटी लाइन्स में इसका आंसर डाल दिया था। तो आगे जो हम नए वीडियोस लाने वाले हैं उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरी मेहनत के लिए, और एक अच्छा सा कमेंट करेंगे तो हम अगली बार से आपके लिए बहुत और भी बेहतरीन कंटेंट लाएंगे, जो कि आपके तैयारी के अंदर चार चांद लगाने का काम करेगा और आपको एक बेसिकली एक टॉपर बनाने का काम करेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। एंजॉय द मेलोडी ऑफ लाइफ।